अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 29 जनवरी रोज़ हफ्ता शाम 7:15 बजे आप ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए प्रोग्राम आप देख रहे होंगे। फिर आखिर 9 माह 2 दिन के बाद 45 सफ़े की तफसीली वजूहात आ गई। अब लोग बड़ा पूछ रहे हैं मेरे से कि ये 45 सफ़े में इतना वक्त लगना था, ये सारी तफसीली वजूहात में। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, मुझसे मत पूछिएगा, माजरत के साथ मैं नहीं कोई जवाब दे सकता। आखिर इतनी लंबी सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग की थी तो फैसला तो तफसीली वजूहात तो फौरी होनी चाहिए। 9 महीने के लिए तफसीली वजूहात बहरहाल ये बेहतर वही बता सकते हैं। ऐसी तो कोई चीज़ मैंने नहीं देखी कि जो नई चीज़ आई। बाहर ये फ़ैसला जितना भी है इसमें क्यूरेटिव पिटीशन का केस ये बन गया है। ये नज़रसानी के ऊपर नज़रसानी का केस बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में अपनी ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड की है। मैं क्या लफ्ज़ कह रहा हूं, एक्सीड की है ज्यूरिसडिक्शन। और ये बड़े सवालात ने जन्म दे दिया। कहा यही जा रहा है कि जनाब उसके अंदर कह दिया है कि जजों की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, तो लेकिन आपने तो एक नई डायरेक्शन दे दी है। और मैं अपनी ही मिसाल दे रहा हूं। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक एक वकील है और अपनी आमदन डिक्लेयर करता है और साथ उसमें कोई 1 करोड़ रुपया फ़र्ज़ करें वो कहता है ये स्मगलिंग का पैसा है और वो डिक्लेयर कर देता है। या चले मेरी बीवी अब तो इनकम टैक्स रिटर्न अलहदा भी देती है, ठीक है ना जी, मैं ही अगर करता हूँ या यूँ आसानी के लिए ज़रा बेहतर तरीके से कर देते हैं कि मोहम्मद अज़हर सिद्दीक एक MNA, वो क्या करता है, एक जायदाद ख़रीदता है उसकी बीवी के नाम पर, या बीवी ख़रीदती है अपनी जायदाद के नाम पर और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं करती है पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर पर। और मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ। अब इनकम टैक्स रिटर्न 2 चीज़ें अब आपके सामने मैंने रखनी है सादा लफ्ज़ों के अंदर। मैंने स्मगलिंग का केस मैंने रख दिया, मैंने उस स्मगलिंग के पैसे भी डिक्लेयर कर दिए। और मुझे पूछेंगे, मैं कहूँ भाई मैंने आमदन डिक्लेयर कर दी है। वो स्मगलर जिसने किया वो पूछेंगे भाई ये तो स्मगलिंग का पैसा है, ये तो ब्लैक मनी है। तो ठीक है, आपने इनकम टैक्स में डिक्लेयर कर दिया है तो स्मगलिंग की कार्रवाई याद रखिएगा अलहदा हो गया। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ हर एक को जो मुझसे जिस मुनाजरा कर रहे इस इशू के ऊपर। स्मगलिंग की कार्रवाई अलहदा शुरू हो सकती है, उसमें सज़ा अलहदा होगी, उसका ताल्लुक़ इससे नहीं है। अब अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ और घर ख़रीद लिया मेरी बीवी ने और डिक्लेयर नहीं किया, चाहे फ़र्ज़ करें आज से 10 साल पहले डिक्लेयर नहीं किया, इनकम टैक्स तो 5 साल से पहले नहीं जा सकता ना, तो इनकम टैक्स की हद तक तो बचत है आपकी भाई। लेकिन जब पब्लिक ऑफिस होल्डर है ना आप, तो फिर तो पकड़ है ना जी, वो कहाँ से ख़रीदा है। और वो बैकग्राउंड पे मैं फिर चला रहा हूँ इनकम टैक्स FBR की रिपोर्ट में 10.5 करोड़, कोई 6 सालों की आमदन में 1 करोड़ रुपया है और बाकी 9.5 करोड़ की ट्रेल नहीं है। पैसा कहाँ से आया है, किधर से आया है, तो जस्ट बताना पड़ेगा ना। अगर तो आपने कमाया है तो इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करते, आप जायदादें खरीदी थी डिक्लेयर करते, वो नहीं किया। तो यहां से केस तो बड़ा वाज़े तौर पर बन गया। और यहां सुप्रीम कोर्ट समझ नहीं सकी उस वक्त का बेंच क्या कह रहा था। जब ये बात आई तो मौका एक दिया इनकम, यानी वो टैक्स पर्पस के लिए नहीं भेजा, मैं फिर क्लियर कर दूं आपको। मैं बैकग्राउंड पे चल रहा है वो सारा जहाँ जो ज्वाइंट अकाउंट है वो भी डिक्लेयर नहीं किया। बच्चों के खर्चों के लिए अगर ये पैसे भेजे हैं तो जायदादें खरीद ली, बच्चों के खर्चे कैसे पूरे होते थे वो भी ग्रे एरिया के अंदर है। वो तो एक मौका मिला था, उस मौके के अंदर बातें क्लियर हो गई कि मिसेस सरीना ईसा उसको जस्टिफाई नहीं कर सकी। छोड़ दें इनकम टैक्स को, आप छोड़ दें फॉर द टाइम बीइंग। बड़ी क्लैरिटी के साथ अर्ज कर दूं आपको। अब मैं वो फैसला चला रहा हूं जनाब जस्टिस उमर ताबिन दयाल साहब की सरबराही में जो मेजॉरिटी जजमेंट थी, जब FBR को भेजा वो मैं चला रहा हूँ आपके सामने। वो देख लें आप क्या डायरेक्शन दी थी और लिखा भी था। अब इस केस के बाद जस्टिस काजी फायज़ के अगेंस्ट जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वाज़े केस बन रहा है। आर्टिकल 209 बैकग्राउंड पे चल रहा है। आर्टिकल 209 बैकग्राउंड पे चल रहा है। 2 प्रॉपर्टी जो हैं जब वो जज थे बलोचिस्तान हाई कोर्ट के उस वक्त खरीदी गई हैं। अगर मिसेस के पास कोई ट्रेल था या कोई थी तो डिक्लेयर करते, इनकम टैक्स रिटर्न में तो दिया ही नहीं उन्होंने, उस वक्त नहीं डिक्लेयर किया। ये रियलिटी की बात है। तो ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए समझाने के लिए
अभी ये बता रहे हैं कि अक्सरियत से मंजूर किया है। 10 रुकनी बेंच में 6-4 के तनासब से सरीना ईसा के हक़ में फ़ैसला दिया है। मुख्तसर फ़ैसला 26 अप्रैल 2021 और आज हम हैं 29 जनवरी 2022। जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन ने तहरीर किया है। इजाफी नोट जो है जस्टिस जाजा फरीद, वो भी इरोनियस है, और ये अल्फाज ये लिखा है फैसले में कि इस अदालत के जज में कोई कानून से बाला तरफ नहीं। दूसरी तरफ कोई भी शख्स चाहे इस अदालत का जज ही क्यों ना, उसको कानूनी हक भी किसने कहा है कानूनी हक नहीं है। जुडिशल काउंसिल के सामने हेयरिंग आपने चैलेंज कर दी, किस कानून के तहत चैलेंज की है? एक सवाल है ना बड़ा वाज़े तौर पर। जुडिशल काउंसिल में आज डरना तो नहीं चाहिए किसी जज को। यहाँ लिखते हैं इसके अंदर, जैसे जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता इंतज़ार ने फैसला जजेस के बारे में वाज़े का पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, तो जजेस आज भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। 45 सफ़ा का फैसला है ये, और अदलिया का एहतसाब ज़रूरी है लेकिन होना कानून के मुताबिक है। मैं पूछ ही लेता हूँ किस कानून के तहत होना। मैंने आपके सामने चीज़ें दी हैं, इसकी वजाहत तो आज तक नहीं आई है। वो ख़त आ जाते थे, फिर लोग कहते हैं ख़तों वाली सरकार ख़त लिख देती थी, वो ख़त आ जाते, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है ना। ठीक है ना जी। खुली अदालत जो है ना शीशे के घर के जैसी है। जजेस बड़े बड़ों के ख़िलाफ़ खुलकर फ़ैसला देते हैं। वो हुदैबिया के लोग पूछते हैं। फिर जस्टिस मंजूर मलिक के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं, किस वक्त जिक्र करूँगा मैं कि वो किन किन से मिलते रहे और क्या कुछ होता रहा है। बहरहाल छोड़ें इस बात को। और फिर सरीना ईसा के बयान में मुतलका FBI भेजने का नहीं पूछा गया, तो सरीना ईसा का तो इशू है नहीं। मैं अर्ज़ करता चलूँ, और सरीना ईसा और उनके बच्चे आम शहरी हैं। इनकम टैक्स का अपनाना 184(3) से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के टैक्स का केस जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजा जा सकता। ये सरीना ईसा का नहीं है। अब मैं बताऊँ आपको खुल के, चले मैं वो नैब को जो मैंने खत लिखा है ना जजेस की अकाउंटेबिलिटी का, सेक्शन 9 बैकग्राउंड पे चल रहा है। जब आपके स्पाउस होंगे, बच्चे होंगे, ये केस है, ये सरीना ईसा का केस नहीं है। मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, कौम में मत कंफ्यूजन क्रिएट की जाए, और ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। जुडिशल काउंसिल का डायरेक्टर सिर्फ जजेस की हद तक, जजेस के बच्चों की हद तक भी है। किसने कहा है? पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर पर बच्चे जब सेक्शन आप मिसकंडक्ट के तहत देख रहे हैं, क्या जज अगर करप्शन करता है, अच्छा, और ये भी कहा गया जनाब कि जनाब तमाम बार काउंसिल्स ने कहा है कि बड़े ईमानदार हैं। कौन सी बार काउंसिल्स ने कहा है इस हवाले से? ईमानदारी तो ये साबित करनी है ना कि मैं बार काउंसिल सर्टिफिकेट दे तो ईमानदारी हो जाएगी। हैरान कुन बात है, सुप्रीम कोर्ट को ये बात क्यों यानी ईमानदारी तो तब बात आती है ना जुडिशल काउंसिल का फैसला है और वहां पर बरी हो गए, फिर तो समझ आती है बात। और ऐसा भी मुमकिन था कि चेयरमैन FBI की रिपोर्ट पर जस्टिस काजी फाइसा बरतरफ हो जाते। जज की बरतरफी के लिए FBI के खिलाफ अपील सरीना ईसा के हक में आ सकती थी। अब बंदा पूछे, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, इनकम टैक्स आमदन का, स्मगलिंग का केस, करप्शन का केस, कोई ताल्लुक नहीं इसका इनकम टैक्स के साथ। इनकम टैक्स तो 5 साल के लिए है ना। जो आपका नैब ऑर्डिनेंस है वो 1984 तक देख सकता है, वो डेड लाइन है, उसमें लिमिटेशन नहीं है। मैं फिर क्लियर, यानी इस जज में इस फैसले में इतने तजादात हैं, मैं क्या बताऊं आपको। और बरतरफी के बाद अपील में कामयाबी का फैसला होने तक जस्टिस काजी फाइसा रिटायर हो चुके होते हैं। ये सारी हवा में बातें कर रही हैं, सारी हवा में बातें। और ऐसा भी होता मुमकिन था कि जुडिशल काउंसिल FBI की रिपोर्ट तस्लीम ना करती, छोड़ देते ना, आप यही लिख देते आप जो कंप्लेंट पड़ी है जुडिशल काउंसिल के सामने, अभी और कंप्लेंटें भी आई हुई हैं, वो उस पर फैसला कर दें। अब तो इसके बाद बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं अर्ज कर दूं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अब ये मामला देखना है, आईनी और कानूनी तौर पर बाइंड है वो। और फिर एक जो बात की है, आइन के तहत सरकारी अफसर जज के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवा सकता। क्यों नहीं दर्ज करवा सकता जी? आप पढ़ लें, लिखा हुआ सदर पाकिस्तान ने फाइल की है, सरकारी अफसर ने तो नहीं फाइल की है, प्रेसिडेंट की तरफ से आई है रेफरेंस। और अब इतना कुछ सामने आके आंखें तो नहीं बंद की जा सकती ना। एहतसाब तब माना है, अब जुडिशल काउंसिल इस मामले को टेकअप करे और फैसला कर दे। और चेयरमैन FBI की रिपोर्ट दरअसल जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ शिकायत ही थी। अब मान ली बात, और क्या है ये सारा। बहरहाल क्यूरेटिव पिटीशन का केस ये अब बन चुका है, नहीं तो आर्टिकल 184(3) के तहत एक इंडिपेंडेंट पिटीशन
वाज़ेह तौर पर बड़ी क्लैरिटी के साथ है। मुझे लेटर लिखा हुआ है, नहीं तो छोड़े नैब को करने दे इस मामले में, नैब इंक्वायरी करे और नैब जैसे आम पब्लिक ऑफिस होल्डर का करती है उसी तरह केस ये देखेगी। यानी अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस मैटर को टेकअप करना है एंड आई होप सो आगे मैं चलता चलूँ। और मैंने कहा था कि ये फ़ैसला जो है ये लीक हुआ है और मैंने इस हवाले से डॉन को 19 जनवरी 2022 को जब उनकी खबर आई थी एक लीगल नोटिस दे दिया हुआ है, वो बैकग्राउंड पे चल रहा है। और जस्टिस याह्या फरीदी का फ़ैसला भी एरोनियस है, वो दो तरह से चलें यूँ ले लें। उन्होंने कह दिया कि एक जज जो है वो आर्टिकल 184(3) का तहत आ ही नहीं सकता, वो आ गए हैं तो फिर रेफरेंस तो बनता है ना। अगर वो हमने लेना है फ़ैसला ही, अगर हमने उसको टेकअप करना है, अब उन सब चीज़ों को मैं सामने रखते पहले मरियम का मैं चला रहा हूँ। जस्टिस याह्या फरीदी ने काजी फ़ाइसा के फैसले में इजाफी नोट्स में कहा कि सरीना ईसा के टैक्स के मामला में शहजाद अकबर और फारूक नसीम की दी गई हदायत गैर कानूनी है। उन हदायत की वज़ीर आज़म ने तौसीक की जिसके संगीन नतायज हो सकते हैं। गुड गवर्नेंस और वज़ीर आज़म की मिली भगत खुलकर सामने आ गई। अच्छा, यही जो बातें हैं ना, जस्टिस काजी फ़ाइसा का जो बयानिया जो चलाते हैं, सरीना ईसा का जो बयानिया चलाते हैं, हमारे दोस्त हैं अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी और हसनात मलिक, उन्होंने भी यही बातें की, यही नोट लिखकर ट्वीट किया। वो बैकग्राउंड पर मैं चला रहा हूँ सिर्फ इस मकसद के लिए कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया, ये जो कोई बातें भी अब क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही, ये फ़ैसला आप लोगों ने करना है। और उसमें साथ ही मैं बैकग्राउंड पे वो मैं चला रहा हूँ, वो है, मैंने फिर मैं बता दूँ कि वो है जून 4, 2012 में रूल 13A, एसेट टू बी मेड पब्लिक, द एसेट ऑफ ऑल दोज हु आर पेड फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सचेकर शैल बी मेड पब्लिक। 216 के तहत का इतलाक तो होता ही, यानी एक बंदा चोरी करे, डकैती करे या वॉट एवर इट इज़, अब जो भी नाम दे दें मैं माजरत के साथ, या फ़र्ज़ करें इसमें जो एलिगेशन है कि ज़्यादा ख़रीदी आपका सोर्स नहीं है, तो इनकम टैक्स की हद तक तो वो इन्फॉर्मेशन आप छुपा के आप कहेंगे कि आप 216 की वायलेशन की है। यानी एक बंदा वट एवर इट इज़ चोरी करता है, जिस तरह भी है सारे मामलात को, अगर वो चोरी सामने पकड़ जाती है तो बड़ा जुर्म कौन सा होगा? बड़ा जुर्म तो वो होगा ना जिसने चोरी में पर्दा डाला है। तो ये भी डॉन को दे दिया था खबर, तो ये भी बात सच साबित होगी। ये किसने फ़ैसला लीक किया है, आखिर किसी ने ये फ़ैसला लीक किया है, तब देखते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला करती है। बैकग्राउंड पे मैं वो भी चला रहा हूँ। और प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं बता दूँ आपको कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट काउंसिल के सामने है, जस्टिस काजी फ़ाइसा का। अब देखते हैं कब ये फ़ैसला करता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, इन माई ओपिनियन बेसिकली चार्जशीट, वजाहत आज भी नहीं आई, चीज़ें आज भी सामने नहीं आ सकी हैं। FBR की रिपोर्ट बड़ा फेंक दें आप उसको उठाकर, लेकिन अब तो वो पब्लिक ऑफिस का रिकॉर्ड का हिस्सा है और अब इस पर वजाहत लेनी है। वजाहत लेती है सुप्रीम कोर्ट काउंसिल या नहीं लेती, वो एक अलग बात है। नहीं तो नैब को इस मामले में इंक्वायरी करने का इख्तियार बड़ा वाज़ेह तौर पर इस फैसले के बाद आ चुका है, या नैब इसकी इंक्वायरी करेगी। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।